गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की जो प्रश्न बैंक है इसके संबंध में। यहाँ पर प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई है। विषय यहाँ पर होगा अर्थशास्त्र और कक्षा 12वीं में जो प्रश्न बैंक जारी किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ दिया गया है। उनके सही विकल्प जो दिए गए हैं उनको मैं आपको बताऊंगा और संपूर्ण अर्थशास्त्र का जो सिलेबस है उसके सभी विकल्पी क्वेश्चन को यहाँ पर हल करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले इकाई फर्स्ट में देखते हैं हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। विशिष्ट आर्थिक इकाइयों का अध्ययन सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ होता है। दूसरा क्वेश्चन, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। और इसमें सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या उत्पादन किया जाए, यह सही जवाब होगा। इसी प्रकार तीसरा देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक मात्राओं से इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में से किस अर्थशास्त्र में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी अर्थशास्त्र में महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रोफेसर सैमुअल्सन ने निम्न में से किस समस्या को अर्थशास्त्र की बुनियादी समस्या माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी जो समस्याएं दी गई है, जैसे किन वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाना चाहिए, ये भी समस्या है। वस्तु का उत्पादन किस प्रकार किया जाए, यह भी समस्या है। वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए, यह भी समस्या है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में खालिस्तान क्षेत्र होते हैं। तो अर्थशास्त्र में 3 क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का विभाग नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, बजट जो है यह अर्थशास्त्र का विभाग नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो विशिष्ट फर्मों का, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन की व्यष्टि अर्थशास्त्र में से किस पर ध्यान नहीं देता है। तो व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है यह किस पर यहाँ ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पर बात करेंगे बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर, कुल मांग पर और जूट उद्योग पर। तो इसका आपको सही जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में देना है। हम आपको इसका सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में देखने के बाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है। और 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार 13 देखिए, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह परिभाषा जिनके द्वारा दी गई है वो कौन है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, मार्शल द्वारा ये परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार देखिए 14वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम सूक्ष्म शब्द का प्रयोग किसने किया। मार्शल ने, यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। रैगनर फ्रिश ने सर्वप्रथम सूक्ष्म का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 15, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोष है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं, समूह पर लागू नहीं, अवास्तविक मान्यताएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। और सही जवाब हो जाएगा कालाबाजारी जो है यह आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र की प्रकृति है। तो यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र की जो प्रकृति होती है वो कला एवं विज्ञान दोनों होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तो वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, यह ऑप्शन 4 ऑप्शन हमारे पास, और वह उपभोक्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखते हैं हम। यहाँ पे यह यूनिट हमारी समाप्त होती है। अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार और सिद्धांत की बात करेंगे यहाँ पर। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास कि पहला क्वेश्चन यहाँ होगा, कीमत अनुपात px अपान py का ढाल सूचित करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ए और सी दोनों को सूचित करता है, यानी बजट रेखा और कीमत दोनों को सूचित करता है। दूसरा, उदासीनता वक्र का नीचे की ओर ढाल सूचित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक ढाल सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीमांत उपयोगिता हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता बढ़ती है, यह नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती तब सीमांत उपयोगिता होती है। तो तब सीमांत उपयोगिता शून्यात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 6, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आधार होता है। तो यह उपयुक्त सभी का आधार होता है, मूल्य निर्धारण का, मांग का, उपभोक्ता की बचत का। आगे देखते हैं, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता होती है तो स्थिर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उपयोगिता की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है। तो यह सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा और इकाइयों में नापा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां जो है सीमांत उपयोगिता है, तो इसका सही जवाब आपको देना है, आपके लिए ये छोड़ दिया गया है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उदासीनता वक्र संश्लेषण द्वारा निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन की है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश द्वारा सेब की 6 इकाइयाँ से प्राप्त कुल उपयोगिता 300 इकाई है और 7वीं इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 इकाई है। कुल उपयोगिता 7वीं इकाई तक कितनी होगी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 330 हो जाएगी, यानी 300 प्लस 30 हो जाएगा, तो यहाँ 330 हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एक उपभोक्ता संतुलन स्थिति में होगा यदि सीमांत उपयोगिता वस्तु के लिए समान हो। तो सही जवाब हो जाएगा वस्तु की मांग के, वस्तु की पूर्ति के, वस्तु की कीमत के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा उपरोक्त सभी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14वां, उपभोक्ता संतुलन स्थिति में उस बिंदु पर होता है जब बजट लाइन से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है उदासीनता वक्र के लंबवत हो। तो यहाँ बजट लाइन रेखा के जैसा होगा। आगे देखिए, यदि MUY 20, MUX 60 कीमत Y वस्तु की 4 रुपये तब X वस्तु का संतुलन मूल्य होगा। तो यहाँ पर संतुलन मूल्य 12 रुपये हो जाएगा। आगे देखिए, उदासीनता वक्र सदैव होता है। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उदासीनता मूल बिंदु नतोदर होता है। आगे देखिए यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है, और 17वां क्वेश्चन है हमारा कि दो वस्तु के बीच विनिमय दर उदासीनता वक्र विश्लेषण से दर्शाता है। तो कीमत रेखा दर्शाता है, उदासीनता वक्र दर्शाता है, उदासीनता तालिका दर्शाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 18वां क्वेश्चन है हमारा, उदासीनता वक्र का ढाल दर्शाता है। यहाँ पर ह्रासमान यानी घटती हुई दर्शाता है। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन, यदि एक उपभोक्ता अपनी बजट रेखा के नीचे है तब 19 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, वह अपनी कुल आय को खर्च नहीं करेगा। 20वां क्वेश्चन देखिए उदासीनता मैप दर्शाता है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदासीनता वक्र परिवार को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, उपयोगिता आमतौर पर से संबंधित है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा संतुष्टि से। आगे देखिए 22वां, जब कुल उपयोगिता अधिकतम है तब उपयोगिता सीमांत उपयोगिता है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तब कुल उपयोगिता तब सीमांत उपयोगिता क्या होगी। आगे देखिए क्वेश्चन 23वां, एक उपभोक्ता संतुलन में है जब सीमांत उपयोगिता है। तो 23 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बराबर। आगे देखिए 24वां, की वजह से एक उपभोक्ता का खर्च प्रतिबंधित है। 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपयोगिता अधिकतम। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो यहाँ पर 25 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं पूरक वस्तु है। चाय कॉफ़ी पूरक नहीं होती, कोक और पेप्सी पूरक नहीं होती, चावल और गेहूँ पूरक नहीं होते। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय बढ़ाने पर क्या होती है आपको बताना है। तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि से होता है। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा मांग में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार की मांग वक्र खिसक जाती है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए दाईं ओर खिसक जाती है। आगे देखिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम किसी वस्तु की मांग वक्र खींची जाती है इस मान्यता में कि, अब यहाँ पे सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के कारण हो जाता है क्योंकि स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होता, उपभोक्ता की रुचि तथा प्राथमिकताएं पूर्ववत रहती है, उपभोक्ता की आय अपरिवर्तित रहती है, यानी उपरोक्त सभी सही जवाब हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इनमें से कौन सी वस्तु स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो ब्रेड और बटर जो है ये स्थानापन्न वस्तु का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए 31वां, मांग का नियम कहता है कि वस्तु की कीमत तथा मांग की मात्रा में संबंध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विपरीत। 32वां क्वेश्चन देखिए, मांग का विस्तार से आशय है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा मांग वक्र की दाईं ओर खिसकना। 33वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत मांग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित या निम्नांकित मांग अनुसूची का प्रभाव मांग वक्र पर क्या होता है। यदि कीमत 20 रुपये और 20 रुपये, मांग 100 और 70 होगी तब आपको इनमें से सही जवाब देना है। तो इनमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मांग वक्र बाईं ओर खिसकना, बाईं ओर खिसक जाएगी मांग वक्र। इसी प्रकार 35वां क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर मांग में विस्तार का कारण है दी हुई वस्तु की कीमत गिर जाना। और आगे देखिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की मांग के वितरण शामिल है, यानी मांग के विवरण शामिल है, विवरण शामिल है। तो ये उपयुक्त सभी शामिल होता, समय, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। 37वां क्वेश्चन, जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो हल्की वस्तु की मांग वक्र चली जाएगी। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बाईं ओर चली जाएगी। 38वां क्वेश्चन, यदि एक्स वस्तु की कीमत गिर जाने पर वाई वस्तु की कीमत मांग चली जाए तो दोनों वस्तुएं होती है। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा असंबद्ध हो जाती है। 40वां देखिए, यदि एक्स वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं हो तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे आपको बताना है। तो यह पूर्णतः बेलोचदार कहलाती है। 41वां क्वेश्चन, यहाँ डायग्राम बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। एक वस्तु की मांग डीडी से डीडी हो जाती है, यानी बड़ा डीडी से छोटा डीडी हो जाती है, ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो कहा जाएगा, क्या कहेंगे उसे आपको बताना है। तो उसे स्थानापन्न वस्तु की कीमत ऊंची हो जाना कहेंगे।
42वां क्वेश्चन, एक वस्तु की मांग की लोच ऊंची नहीं होगी जब, कब नहीं होगी? क्रेता के लिए आवश्यक हो तो ऊंची नहीं होगी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 43वां, किसी वस्तु की मांग कम लोचदार होगी जब, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन कीमत में बड़ा होगा और प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा में। आगे देखिए, निम्नलिखित में लोचदार मांग वाली वस्तु कौन सी है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा एयर कंडीशनर जो है ये लोचदार मांग वाली वस्तु होगी। आगे देखिए 45वां, यदि किसी वस्तु की मांग की कीमत लोच इकाई से कम हो तो कीमत में कमी होगी। 45 का सही जवाब हो जाएगा मांग की मात्रा में वृद्धि से अधिक अनुपात में होगी, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 46वां देखिए, यदि किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ता द्वारा की जाती तो सामान्यतः इसकी मांग होती है, तो इसकी मांग हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी अधिक लोचदार। आगे देखिए 47वां क्वेश्चन, एक मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट में भोजन की मांग लोचदार होती है यदि रेस्टोरेंट का संचालक कीमत बढ़ाने का विचार रखता है, परिणाम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए भोजन की मांग की मात्रा में अधिक कमी। आगे देखिए 48, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की होती है? तो सही जवाब हो जाएगा निकृष्ट। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, स्याही के मूल्य में वृद्धि से पेन की मांग में खालिस्तान होगी, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 50, मांग वक्र का ढाल सामान्यतः कैसा होता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। और 51वां क्वेश्चन, उपयोगिता क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पहला ऑप्शन हिक्स तथा एलन ने। अब आगे देखते हैं हम भाग 1 अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत से देखते हैं। यहाँ पर उत्पादन के घटक होते हैं, आपको सही जवाब देना है, और इसके घटक होते हैं 5। दूसरा, उत्पादन के प्रकार होते हैं, तो उत्पादन के प्रकार कुल उत्पादन होता है, औसत उत्पादन होता है, सीमांत उत्पादन होता है, यानी ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। प्रतिफल के नियम हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन सही, 3 होते हैं प्रतिफल के नियम। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पैमाने के प्रतिफल की दशा में उत्पादन में परिवर्तन तब होता है जब सभी साधनों में परिवर्तन अनुपातिक हो, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए, स्थिर लागत को कहते हैं तो पूरक लागत भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है, तो माल का जो क्रय करना है ये स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। इसी प्रकार परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर परिवर्तनशील लागत का उदाहरण पूंजी पर जो ब्याज होता है ये परिवर्तनशील लागत का उदाहरण नहीं है। 8वां, कुल स्थिर लागत में उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर प्राप्त होती है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औसत स्थिर लागत, क्योंकि औसत स्थिर लागत बराबर ए एफ सी इक्वल ए सी अपान क्यू होता है। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा औसत उत्पादन बढ़ता है। 11वां देखिए, यहाँ पर एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती, तो ये सत्काल नहीं है, ये अल्पकाल है, अल्पकाल में नहीं बदल सकती, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका।
इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी मध्य परिवर्ती लागत का उदाहरण है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्पादन बढ़ाने। एक मिनट, यहाँ ऑप्शन नंबर, एक मिनट, निम्न में से कौन सी मध्य परिवर्ती लागत का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल की लागत हो जाएगा। 13वां देखिए, औसत स्थिर लागत जो है इसका संबंध जो है उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ती है औसत स्थिर लागत। 14वां क्वेश्चन देखिए, जब कीमत कम करके अधिक बेचा जा सकता है तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ए आर छोटा होगा एम आर से। 15 देखिए, कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सम टीपी से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 16 देखिए, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा उत्पादन फलन में उत्पादन उपरोक्त सभी का, क्योंकि उत्पादन भी आएगा, कुल व्यय भी आएगा, कीमत भी आएगा, यानी सभी। और 17 देखिए, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो तो कुल उत्पाद की स्थिति होती है, तो यहाँ पर अधिकतम होती है। 18वां देखिए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां क्वेश्चन, क्या सीमांत उत्पाद शून्य या ऋणात्मक हो सकता है? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा हाँ, हो सकता है। 20वां, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल के लागू होने के क्या कारण हैं? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों। 21वां क्वेश्चन, वे बचतें कौन सी है जो फर्म को अपने कार्यों से प्राप्त होती है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक बचतें। 22वां, उत्पादन के साधन है, तो उत्पादन के साधन जो होंगे वो उपरोक्त सभी हैं। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये 5 होते हैं, तो यहाँ 3 दिया है, तो उपरोक्त सभी। श्रम उदाहरण है, तो यहाँ पर 23 का सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील साधन का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखिए 24वां, उत्पादन प्रक्रिया है, तो यहाँ पर 24 में सही जवाब हो जाएगा उपभोग की प्रक्रिया है। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन, जब कुल उत्पादन में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है तब सीमांत उत्पादन यहाँ पे बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और 26वां देखिए, भौतिक अदाओं और भौतिक प्रदा के संबंध को कहते हैं, तो 26 का सही जवाब हो जाएगा उत्पादन फलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 27वां, अल्पकाल में उत्पादन फलन में नियम लागू होता है, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 28वां देखिए, उत्पादन की प्रथम अवस्था में यहाँ पर ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि उत्पादन उपयोगिता में बढ़ती हुई दर से वृद्धि होती है और सीमांत उत्पादन बढ़ता है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां देखिए, कुल उत्पादन से आशा है, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं का कुल मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 30वां, और 30वां क्वेश्चन है, जब उत्पत्ति के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में उत्पादन की मात्रा में आनुपातिक वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है पैमाने का स्थिर प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 31वां, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी यानी आकस्मिक श्रमिकों की मजदूरी एवं वेतन जो है ये स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। 32वां देखिए, उत्पादन प्रारंभ होने के पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है? तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अस्पष्ट लागत। 33 का देखिए, लाभ जो है यह क्या होता है, आगम में से लागत घटा दी जाती है तो लाभ मिल जाता है। 34वां, निम्न में से कौन सा समीकरण सही नहीं है आपको बताना है,
तो यह बी ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। 35 देखिए, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम यहाँ पर अधिकतम होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और 36वां देखिए, सीमांत लागत जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे 37वां क्वेश्चन, वस्तु की 12 इकाई को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 रुपये है, ऐसे तो 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में हमको बताना है कि 12 इकाइयों को उत्पादित करने पर औसत लागत 40 है, तो 12 इकाइयों की उत्पादित करने की कुल लागत कितनी होगी, आपको कमेंट्स करके यहाँ पे हमको बताना है यह क्वेश्चन सॉल्व करके। 38वां क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, कुल आगम टी आर बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही पी एक्स क्यू हो जाएगा। 39वां, स्थिर साधनों के प्रयोग में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जाता है। और 40वां, पूर्ण प्रतियोगिता में औसत लागत क्या होती है आपको बताना है, तो यहाँ पर सीमांत लागत के बराबर होती है, एक्स अक्ष के समानांतर होती, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों ए और बी होती है। शुद्ध लाभ 41वां देखिए, शुद्ध लाभ बराबर क्या होता है, तो शुद्ध लाभ बराबर टी आर माइनस टी एफ सी माइनस टी वी सी, यह शुद्ध लाभ होता है। देखिए 42वां क्वेश्चन यहाँ पर कि टी आर इक्वल टी सी इक्वल 10 रुपीज़ 10 रुपये, यह स्थिति है, तो यह स्थिति है आपको बताना है। तो यह स्थिति जो है सामान्य लाभ की स्थिति भी होती है यह, और समविच्छेद बिंदु की स्थिति भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, बी और सी दोनों। देखिए 43वां, सामान्य लाभ की अंतर्निहित लागत के एक भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह स्वामी द्वारा उद्यमी उपकरणों की लागत होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आउटपुट के एक विशेष स्तर पर एक निर्माता पाता है कि एक निर्माता अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए क्या करेगा, 44 का सही जवाब हो जाएगा। पहले से ही अधिकतम लाभ के रूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा वह है। और सामान्य लाभ जब होता है, कब होता है आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो यहाँ पर ए आर इक्वल ए सी होता है, तब सामान्य लाभ होता है। अब सही जोड़ी की बात आती है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का संबंध जो होगा तो कीमत लेने वाली फर्म से हो जाएगा। इसी प्रकार औसत आगम का जो संबंध होगा तो वह औसत आगत का संबंध जो है टी आर अपान क्यू से होगा। और ए सी और एम सी वक्र जो होगा वो यू आकार का होता है। और देखिए औसत आगम वक्र का जो संबंध होता है उसे ही हम मांग वक्र के रूप में भी जानते हैं। और कुल टी आर का जो संबंध होगा हमारा वह सीमांत आगम का योग होगा। और अंत में टी एफ सी वक्र जो होगा वो एक्स अक्ष के समानांतर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर खाली स्थान भी यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे। तो खाली स्थान लागत एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादित करने की लागत होती है, तो हम इसे सीमांत लागत कहते हैं। दूसरा यहाँ पर ए एफ सी वक्र आयताकार अति परवलय होता है। और तीसरा औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत से ज्ञात की जाती है। तो आपको बताना है यहाँ पर कुल लागत यानी टीसी टोटल कास्ट जिसे हम कहते हैं कुल लागत, और कुल लागत तथा स्थिर लागत के अंतर को जो है उसे हम परिवर्तनशील लागत कहते हैं, यानी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जानते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाले व्यय पर अधिक को हम क्या कहते हैं, तो उसे प्रॉफिट यानी लाभ कहते हैं, उसे ही हम
प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, लाभ के नाम से जानते हैं। छठवां, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब खालिस्तान आगम अधिकतम होती है। तो यहाँ पर कुल आगम जो है वो अधिकतम होती है। आगे देखिए, औसत आगम को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसे मांग वक्र भी कहा जाता है, इसे मांग वक्र भी कहा जाता है। देखिए आठवां, उत्पादन के साधनों पर किसी वस्तु के उत्पादन हेतु जो कुल धनराशि खर्च की जाती है उसे साधन लागत कहते हैं, उसे हम साधन लागत कहते हैं। साधन लागत कहा जाता है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र की आकृति कैसी होती है? तो धनात्मक ढाल वाली रेखा जैसी होती है। और दूसरा नंबर, कौन सी प्रतियोगिता में वस्तु की एक कीमत होती है? तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें एक जैसी होती है। और तीसरा, आगम की कौन सी अवधारणा कीमत कहलाती है? तो औसत आगम की अवधारणा कहलाती है। चौथा देखिए, वस्तु की प्रति इकाई से प्राप्त होने वाली आगम को क्या कहते हैं? तो इसे औसत आगम कहते हैं। और सीमांत लागत वक्र अंग्रेजी के किस अक्षर के समान होता है? तो यह अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। छठवां यहाँ पे हम पढ़ते हैं, परिवर्तनशील लागत में परिवर्तन के कारण कौन सी लागत उत्पन्न होती है? तो सीमांत लागत जो है वो उत्पन्न होती है। और जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ती है, यह सीमांत लागत बढ़ती है। आठवां, जब कुल आगम यानी TR और कुल लागत TC बराबर होती है तो उत्पादक को किस प्रकार का लाभ मिलता है? तो सामान्य लाभ मिलता है, यहाँ पर सामान्य लाभ मिलता है लिखना होगा। और एक उत्पादक कौन होता है? तो साहसी होता है, जो साहसी होता है वही यह काम करता है, तो वह साहसी होता है। किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली उत्पत्ति के समस्त साधनों को किया जाने वाला भुगतान क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? तो साधनों का प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? साधनों का प्रतिफल कहते हैं। 11वां, उस धनराशि को क्या कहते हैं जो किसी फर्म द्वारा एक वस्तु की निश्चित मात्रा के विक्रय से प्राप्त होती है? तो उसे हम आगम कहते हैं, उसे हम अर्थशास्त्र में आगम के नाम से जानते हैं। और सीमांत लागत किस पर निर्भर करती है? तो कुल लागत पर निर्भर करती है, कुल लागत जो होती है उस पर निर्भर करती है। तो ये था हमारा अध्याय 3। अब देखते हैं हम अध्याय 4। और अध्याय 4 में पूर्ण स्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत यहाँ से देखते हैं। और यहाँ पहला है, बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म की पूर्ति अनुसूची कहलाती है, तो उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा को उसकी कीमत के बीच संबंध होता है, तो धनात्मक संबंध होता है। और क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ति में विस्तार की दशा में चलन होता है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर की ओर से नीचे की ओर। और चौथा, पूर्ति में संकुचन की दशा में संकुचन की दशा में यहाँ पे देखेंगे हम क्या होगा कि पूर्ति वक्र में बाईं ओर खिसकाव होता है संकुचन की दशा में, और पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन 5वां का सही जवाब हो जाएगा, कीमत के अलावा अन्य तत्वों में परिवर्तन होने पर यहाँ पर परिवर्तन होता है। और 6वां देखिए, प्रौद्योगिकी सुधार के कारण जो है वो पूर्ति में वृद्धि
होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। और सातवां, सरकारी सहायता एक उत्पादन के लिए यहाँ पर वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और आठवां, जब एक पूर्ति वक्र प्रारंभिक बिंदु से शुरू होकर झुकती हुई धनात्मक सरल रेखा बनाता है, तब यहाँ पर ES लेस देन 1 यानी छोटा होगा ES 1 से। और 9वां क्वेश्चन, जब पूर्ति वक्र x अक्ष के समांतर होता है तब पूर्ति की लोच होगी, तो यहाँ पूर्ति की लोच अनंत होगी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10वां क्वेश्चन, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 रुपये प्रति इकाई हो जाती है और पूर्ति की मात्रा बढ़कर 100 इकाई से 120 हो जाती है, तब इसकी पूर्ति की कीमत लोच होगी, B.8 हो जाएगी। तो यह था 10वां क्वेश्चन। और देखिए 11वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नांकित में पूर्ति की आवश्यक तत्व नहीं है। पूर्ति का जो आवश्यक तत्व नहीं है तो क्रय की इच्छा जो है ये आवश्यक तत्व नहीं है। 12वां, पूर्ति में उसी कीमत पर गिरावट आ जाती है जब क्या होता है, आपको इसका जवाब देना कमेंट्स बॉक्स में। और 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में उत्पाद के साधनों की कीमत बढ़ने का परिणाम है, तो यहाँ पर पूर्ति वक्र का बाईं ओर शिफ्ट होना इसका परिणाम होता है। कुछ क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़े हैं, उनके जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अगला देखिए 14वां, बाजार अवधि वह समय अवधि है जिसमें पूर्ति में परिवर्तन उपलब्ध क्षमता एक ही संभव है। और 15वां क्वेश्चन, आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक मशीन की स्थापना से उत्पादन लागत में कमी आ जाती है, इसे कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, तो इसे हम पूर्ति में वृद्धि कहेंगे। खाली स्थान की बात करते हैं, खाली स्थान पूछा जाएगा, यहाँ खाली स्थान भरो। अब देखिए पहला, पूर्ति एक खाली स्थान अवधारणा है, तो उत्पादन की अवधारणा है, यहाँ पे जवाब देना है। और कार्य की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो है कम होती है, यहाँ पर लिखेंगे कम होती है। फर्मों की संख्या बढ़ने में पूर्ति बढ़ती है, पूर्ति बढ़ती है। इसी प्रकार वस्तु की जो पूर्ति है वो उत्पादन का एक भाग है। 5वां, पूर्ति वक्र का आशय पूर्ति अनुसूची की रेखीय प्रस्तुति है। 6वां, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला एक प्रमुख घटक वस्तु की कीमत है, उसको हम वस्तु की कीमत कहते हैं। और पूर्ति वक्र का ढाल x अक्ष के चरों का भाग लगाने पर आने वाला धनात्मक यहाँ पे ढाल वाला या मूल्य वाला कहलाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए एक शब्द या एक वाक्य में जो उत्तर होंगे, अल्पकाल में फर्म का पूर्ति जो वक्र है किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर वह भाग जो AC के ऊपर होता है, यानी AC, AV और C का वह भाग है जो AC के ऊपर होता है, तो वह अल्पकाल में फर्म की पूर्ति का वक्र का प्रकार हो जाता है। आगे देखिए, फर्म के पूर्ति वक्र को तकनीकी उन्नति किस प्रकार प्रभावित करती है, यहाँ पे आपको बताना है, तो वह बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। तीसरा देखिए यहाँ पर, सरकार द्वारा, जो सरकार है उसके द्वारा मुख्य रूप से किस प्रकार के उत्पादन के लिए कीमत का आधार निर्धारित करती है, तो कृषि उत्पादन के लिए निर्धारित करती है। और एक फर्म द्वारा की जाने वाली पूर्ति को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिगत उत्पादन की मात्रा कहा जाता है उसे। और जिन घटकों के कारण किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें निर्धारक तत्व कहा जाता है। और वस्तु की मात्रा जो सभी फर्में बाजार में बेचने के लिए निश्चित समय अवधि में निश्चित कीमत पर प्रस्तुत करती है उसे कहते हैं, उसे पूर्ति कहते हैं।
और 7वां क्वेश्चन, किसी वस्तु की पूर्ति को निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो वह कीमत है, उसको हम कीमत कहते हैं। और उत्पत्ति के साधनों की कीमतों में वृद्धि उत्पादन की लागत में वृद्धि कर देती है, जिससे कमी हो जाती है तो उसे मांग में उसमें कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे समाप्त होता है अध्याय 5 बाजार संतुलन की बात करेंगे। और बाजार संतुलन में देखिए पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो यहाँ पर मांग द्वारा और पूर्ति द्वारा, दोनों के द्वारा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाजार मूल्य संबंधित है तो अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सीमांत उपयोगिता प्रभावित करती है। और जब मांग बढ़ती है तो मांग वक्र खिसकता है, दाईं ओर खिसकता है, ऑप्शन सी। सत्य असत्य बताना यहाँ पर, तो कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करते हैं, गलत है, उत्पादक नहीं करता है। दूसरा, कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना है, ये भी गलत है। और कीमत तल का निर्धारण उत्पादक स्वयं करता है, यह भी असत्य है। और बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है, बिल्कुल सत्य है ये चौथा। और 5वां देखिए, बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, गलत है, काल्पनिक नहीं होता ये। और मांग व पूर्ति की शक्तियाँ काफ़ी समय तक स्थायी साम्य की अवस्था में रहती है, यह भी गलत है। अब बस इससे इतने ही। अगला अध्याय देखते हैं 6, प्रतिस्पर्धा रहित बाजार। और प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अधिक संख्या में क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, तो यहाँ खाली स्थान में अधिक संख्या में आ जाएगा। दूसरा, समरूप वस्तु का उत्पादन खाली स्थान बाजार की विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता होती है। देखिए अगला, खालिस्तान बाजार में फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता है, यानी जो एकाधिकार बाजार होता है उसमें फर्म और उद्योग में अंतर नहीं होता। अगला, खालिस्तान बाजार में विज्ञापन लागतें कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा होती है। तो अल्पाधिकार जो बाजार हैं, या जिसे हम एकाधिकार भी कह सकते हैं, तो उनमें विज्ञापन लागत और कुल लागत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। औसत लागत छोटा है सीमांत लागत से, तो उसे एकाधिकार बाजार की विशेषता है, यही एकाधिकार बाजार की विशेषता होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। किस बाजार में विक्रय लागतों का अभाव पाया जाता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय लागत का अभाव पाया जाता है। किस बाजार में उपभोक्ता को पूरे बाजार में वस्तु की विशेष की कीमत की जानकारी होती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। और तीसरा है AR = MR = MC किस बाजार की विशेषता है? तो यह पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता होती है। तो यह अध्याय 6 के हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन देखा। अब देखिए आगे अध्याय 7 जो है उसकी बात करेंगे, यानी अध्याय 1 आ जाएगा। खंड ब की यहाँ पे हम बात करेंगे। और खंड ब में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी समग्र का अध्ययन किया जाता है। दूसरा देखिए, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है? तो यह समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही जवाब हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र जो सामान्य मूल्य स्तर होता है। अगला देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया? तो 1929 के बाद अस्तित्व में आया है। और आर्थिक इकाई हो सकती है, तो यह जो हो सकती है तो केवल उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक, यानी ये सभी हो सकती है आर्थिक इकाई। और पारिवारिक क्षेत्र कहलाते हैं। जो पारिवारिक क्षेत्र कहाँ, वो फर्म और सरकार के अतिरिक्त दूसरा बड़ा क्षेत्र है, ये
पारिवारिक क्षेत्रक कहलाते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति की बात करेंगे हम। राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि समष्टि दृष्टिकोण से किया जा सकता है। खाली स्थान में आएगा समष्टि। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को खाली स्थान अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो व्यापक या योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तीसरा, समग्र के समूहों या इकाइयों में परस्पर खाली स्थान पाई जाती है, तो यहाँ निर्भरता पाई जाती है, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। खाली स्थान अर्थशास्त्र के निष्कर्ष समूह या बड़े योगों पर लागू नहीं किया जा सकता, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के निष्कर्ष जो है सामूहिक या बड़े योगों पर लागू नहीं किया जा सकता। अगला, खाली स्थान को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है, तो किन्स को दिया जाता है? को समष्टि दृष्टिकोण के विकास का श्रेय दिया जाता है। और विजातीय समूहों की जो समस्या है वो समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है, वह समष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है। अब देखिए जोड़ी बनाइए। तो पहला जो है आय, राष्ट्रीय आय एवं जो रोजगार है इसका संबंध जो होगा वो समष्टि दृष्टिकोण से होता है। दूसरा, व्यक्तिगत जो फर्म है इसका संबंध व्यष्टि दृष्टिकोण से हो जाएगा। और समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसका संबंध किन से हो जाएगा, जैसा अभी हमने इस दृष्टिकोण का विकास का इन्होंने विकास का श्रेय इनको दिया जाता है। और चौथा, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है ये एडम स्मिथ से संबंधित है, इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। व्यष्टि एवं समष्टि जो अर्थशास्त्र है यानी पांचवा पॉइंट है, तो इसका हो जाएगा ये दूसरे के पूरक होते हैं एक दूसरे के। और मैक्रो जो शब्द है इसका जो संबंध हो जाएगा यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो यहाँ पे हमने सही जोड़ी देखा। सत्य असत्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर पहला बेरोजगारी का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, गलत है। दूसरा, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है, तो बिल्कुल सही जवाब है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, गलत है। और विजातीय समूहों की समस्या व्यष्टि अर्थशास्त्र में पाई जाती है, तो ये भी गलत है। और अगला देखिए पांचवा कहता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के प्रतियोगी होते हैं, तो पूरक होते हैं, ये गलत हो गया। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। दूसरा, समष्टि अर्थशास्त्र का एक दोष लिखिए, तो विजातीय इकाइयां होती है, इसमें दोष हो गए। समष्टि अर्थशास्त्र कब अस्तित्व में आया था, तो 1929 के बाद अस्तित्व में आया था। और व्यापार चक्रों का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो यहाँ पर कहेंगे हम समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। और पांचवा, राष्ट्रीय स्तर या पर या बड़े समूहों की समस्या को हल करने में कौन सा अर्थशास्त्र उपयुक्त है, तो समष्टि अर्थशास्त्र यहाँ पर उपयुक्त होता है। और अगला, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से क्या संबंध है, तो परस्पर पूरक का संबंध होता है। तो यहाँ पर देखते हैं अध्याय 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। और राष्ट्रीय आय का लेखांकन में पहला है स्टॉक में किसको शामिल करेंगे, तो यहाँ पर स्टॉक में सभी को शामिल कर देंगे हम। दूसरा, परिवार फर्मों को कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये सभी सेवाएं जो होती है वो प्रदान करते हैं। निम्न में से मध्यमवर्ती वस्तु है, तो यहाँ पर लकड़ी जो है वो मध्यमवर्ती हो जाएगी। और अगला, एक देश की भौगोलिक सीमाओं में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग जो है वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की गणना जब वर्तमान कीमत के आधार पर की जाती है,
तो उसे हम कहते हैं मौद्रिक जीडीपी के नाम से वह जाना जाता है, ऑप्शन बी। और उत्पादन मूल्य की गणना करते समय मूल्य लिया जाता है, तो वह मूल्य जो लिया जाता है वो अंतिम वस्तु का मूल्य लिया जाता है, ऑप्शन सी। अगला रिक्त स्थान, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के जन्मदाता जो है साइमन कुजनेट्स हैं, और उपभोक्ता वस्तुएं अंतिम उत्पाद होती है और उपहार जो है वो हस्तांतरित आय है, और सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा यहाँ पर। और इसी प्रकार व्यय विधि को हम उपयोगिता या विनियोग विधि के नाम से जानते हैं। कर्मचारी का पारिश्रमिक की गणना जो है वो आय विधि से की जाती है। सत्य असत्य की बात करेंगे, सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है, असत्य। दूसरा, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही जवाब। लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है, गलत जवाब। आर्थिक व अनार्थिक कल्याण में भेद करना कठिन है, तो यहाँ पर भेद करना कठिन है, बिल्कुल सही जवाब। और स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, गलत है ये। और राष्ट्रीय आय पूंजी में सेवाएं शामिल होती है, यह भी गलत है। आगे देखिए, सही जोड़ी बनाइए। राष्ट्रीय पूंजी का जो संबंध होगा तो ऑप्शन सी एक स्टॉक से हो जाएगा। दूसरा, स्वतंत्र जो वस्तुएं होती है वो प्रवाह के संबंधित होती है। जो राष्ट्रीय आय जो होगी वो एक प्रवाह की होती है। खुली अर्थव्यवस्था जो होगा वो शेष विश्व से आर्थिक लेन देन हो जाएगा, और पूंजीगत जो वस्तु हो जाएगी इसका संबंध बिजली से हो जाएगा, और मूल्य ह्रास जो होगा हमारा इसका संबंध पूंजी उपयोग के अंतर्गत आएगा। अच्छा, हम यहाँ पे बात करेंगे एक शब्द में उत्तर की, कि समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं, तो उसको स्टॉक कहते हैं हम। गिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है, तो ह्रास मूल्य नाम है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो सकल घरेलू उत्पाद के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्ष के लिए की जाती है, तो एक वित्त वर्ष के लिए की जाती है। कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है, तो मूल्य वृद्धि विधि है इसका नाम। आगे हम देखते हैं अध्याय 3 आएगा इसके बाद में, क्योंकि 2 अंक के क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ पर। अध्याय 3 की बात करेंगे सीधे हम। अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, और यहाँ पर देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह कथन जो है हार्टले विदर्स का है। और निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो कीमत स्थिरता यहाँ पर कार्य नहीं है। और केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है, तो यहाँ पर चलन मुद्रा जो होती है वो जारी की जाती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो यह एक व्यापारिक बैंक है। मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। और साख सृजन में बैंक व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न करते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती उसे हम बैंक दर के नाम से जानते हैं। और केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है, और मूल्य मापन मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। तो ये हैं हमारे क्वेश्चन मुद्रा से। आगे देखते हैं सत्य असत्य। हम मुद्रा एक अच्छा सेवक है किंतु बुरा स्वामी है, सत्य है। लोगों में बैंकिंग आदत कम होने पर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी, सत्य है। चालू खाते में ब्याज दर ऊंची होती है, यह असत्य है। और अधिविकर्ष केंद्रीय बैंक का मुख्य उद्देश्य स्वतः लाभ प्राप्त करना है, गलत।
आगे देखिए सही जोड़ी, मुद्रा का प्राथमिक जो कार्य हो जाएगा मूल्य का मापक हो जाएगा ये प्राथमिक कार्य, और दूसरा मुद्रा का गौण कार्य जो हो जाएगा यह मुद्रा का हस्तांतरण हो जाएगा। मुद्रा का आकस्मिक जो कार्य हो जाएगा वो सामाजिक आय का वितरण हो जाएगा। मुद्रा के जो अन्य कार्य हो जाएंगे वो प्रारंभिक निक्षेप कहलाएंगे, और अधिविकर्ष का जो संबंध हो जाएगा यानी अधिविकर्ष जो होगा वो तरलता दायक कहलाएगा, और नगद साख जिसे हम कहेंगे वह स्थायी व्यवस्था हो जाएगी। अब देखिए एक शब्द या वाक्य में उत्तर, अच्छी मुद्रा के किसी एक गुण को लिखिए तो कुल मांग जमाएं इसका गुण हो जाएगा, और दूसरा व्यक्तियों की बैंकों में किन जमाओं को मुद्रा की पूर्ति में शामिल नहीं किया जाता है, तो कुल मांग जमाओं को शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा शाख का निर्माण कौन करता है, तो व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक करता है। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमन करता है। कागजी मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसे है, तो यहाँ पर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। आगे देखते हैं अगला, यहाँ पर रोजगार आय और रोजगार निर्धारण की बात करेंगे, और इसमें पहला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। यह JB से का कथन है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत निम्न में से किस पर निर्भर करता है, तो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। MPC प्लस MPS इक्वल क्या हो जाएगा, तो इक्वल 1 हो जाएगा। और कीन्स की विचारधारा के अनुसार आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है, तो यहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति यानी C, A और B दोनों होता है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध होगा हमारा क्वेश्चन 5 का पहला ऑप्शन, प्रभावपूर्ण मांग प्रवृत्ति से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जो है वह सत्य हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, APC प्लस APS अभी हमने पढ़ा था, APS इक्वल 1 हो जाएगा। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार खालिस्तान कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है, तो यहाँ पर मजदूरी कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अंतर स्फीतिक अंतराल कहलाता है, और देखिए यहाँ पर स्फीतिक अंतराल अतिरेक मांग की माप है। अर्थव्यवस्था में घाटे का बजट बनाकर न्यून मांग को ठीक किया जा सकता है। स्फीतिक अंतराल को नियंत्रित करने के लिए बैंक दर में वृद्धि की जानी चाहिए। असत्य असत्य की बात करते हैं, तो कीन्स का सिद्धांत जो है दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर आधारित है। असत्य रोजगार के संतुलन स्तर पर भी कुछ श्रमिक बेरोजगार रह सकते हैं। सत्य है उपभोक्ता फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है। सत्य है भविष्य में ब्याज दर में वृद्धि वस्तुओं को कम कर देती है, तो ये असत्य है। अगला, जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है। सत्य है। और अपूर्ण रोजगार अभावी न्यून मांग का परिणाम है। असत्य। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस APC का जो संबंध होगा, तो यहाँ पर APS से संबंध हो जाएगा। डेल्टा C अपन डेल्टा Y का जो संबंध हो जाएगा MPS से हो जाएगा। 1 प्लस MPC का जो संबंध हो जाएगा वो API से हो जाएगा, और C अपन Y का जो संबंध हो जाएगा APC से हो जाएगा, और डेल्टा 1 अपन डेल्टा Y का जो संबंध हो जाएगा वह MPI से हो जाएगा। और देखिए I अपन Y का जो संबंध हो जाएगा वह MPS से हो जाएगा। तो इस प्रकार सही जोड़ी
होगी ये हमारी। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर की बात करते हैं हम यहाँ पर। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत किस प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है? ये आपको जवाब हमें देना है, ढूंढकर बताना है, कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। कीन्स ने अपने किस सिद्धांत में किस अर्थव्यवस्था की मान्यता ली है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अल्पकाल में प्रभावपूर्ण मांग बढ़ाने हेतु किसे बढ़ाना संभव नहीं है? तो इस समग्र पूर्ति को बढ़ाना संभव नहीं है। और 1 - APC के बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर APS हो जाएगा। और पूंजी की सीमांत दर किसके बराबर होती है? तो प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर होती है। और पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि आवश्यक है? तो प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। अगला देखते हैं, अध्याय 5 की बात करेंगे हम। और अध्याय 5 जो है इसमें प्रत्यक्ष कर जो है वह दोनों होते हैं, उपहार कर और आय कर। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे हम, तो उसमें उत्पादन शुल्क और विक्रय कर दोनों को, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है? तो यहाँ पर पूंजीगत व्यय यहाँ शामिल होता है। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। बजट की अवधि होती है तो वार्षिक होती है, यानी 12 माह की होती है। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो घाटे का बजट। और राजकोषीय घाटा होता है। तो यहाँ पर ये जवाब आपको बताना है। चलो ठीक, हम ही बता देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियाँ। हालांकि इसका जवाब हम कमेंट्स में लेना चाह रहे थे, लेकिन हमने बता दिया। अब रिक्त स्थान में देखिए, खालिस्तान यानी बजट एक सरकारी दस्तावेज है। दूसरे में खालिस्तान कर यानी अप्रत्यक्ष कर किसी अन्य हस्तांतरित किए जा सकते हैं। और तीसरा देखिए, खालिस्तान कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं, यानी विक्रय कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के आधार पर लगाए जाते हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत में जुलाई खालिस्तान में सेवा कर लगाया गया, तो 1994 में यहाँ पर सेवा कर लगाया गया था। बजट में आय व्यय की खालिस्तान राशि दिखाई जाती है, तो अनुमानित राशि दिखाई जाती है। सत्तासत की बात करेंगे तो पहला, बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है, गलत। ब्याज भुगतान योजना मद है, गलत। भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता, गलत है। मंदी के समय अधिक का बजट बनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता, सत्य है। जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है, सत्य है। अब देखिए सही जोड़ी मिलाइए। निगम कर का जो संबंध हो जाएगा, वो निगम कर जो होगा वो 94-95 से लागू हुआ है। और सेवा कर की यदि हम बात करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। निगम कर जो है वो संपत्ति से संबंधित होता है, यानी संपत्ति कर है। सेवा कर जो है वो 94-95 से लागू हुआ। और आय कर की हम यहाँ बात करें तो सुपर टैक्स कहलाएगा ये। और धन कर जो है, धन कर का जो संबंध हो जाएगा, तो वो यहाँ पर धन कर का जो संबंध हो जाएगा, आयकर का जो संबंध होगा सर जेम्स विलियन से हो जाएगा। और धन कर सुपर टैक्स हो जाएगा। और बजट का जो उद्देश्य होता है हमारा, वो आर्थिक विकास से होता है, आर्थिक विकास से। और बजट की जो अवधि होगी वो 1 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पर आगे देखते हैं हम। एक शब्द में उत्तर, जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। वस्तु और सेवा कर हो जाता। घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। तो यहाँ आर्थिक विकास। सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया? तो यहाँ पर
GST लगाया गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है? तो गैर योजनागत व्यय का होता है। और किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है? तो घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। और शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है? तो विकासात्मक व्यय माना जाता है। अब देखिए आगे खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करेंगे और यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। खुली अर्थव्यवस्था जो हमारा अंतिम अध्याय है इससे ले लेते हैं। खाते में भुगतान संतुलन रहता है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतुलित रहता है। अवमूल्यन संभव होता है, तो यहाँ स्थिर विनिमय दर में संभव होता है। और अदृश्य मदों में से निम्न में से किसे शामिल करेंगे? तो ये सभी को बैंकिंग, जहाजरानी, सूचना को शामिल करेंगे। व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती है? तो दृश्य मदें शामिल की जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति में विदेशी प्रत्यय निवेश भुगतान शेष के पूंजी खाते का एक अंग होता है। दूसरा, निजी ऋणों का जो भुगतान है वो पूंजी खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है। भुगतान खाली स्थान में संतुलन शेष की संरचना में दोनों चालू एवं पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। अगला, विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का व्यापार या क्रय विक्रय करते हैं। एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके निर्यात कम हो जाते हैं, खाली स्थान में आएगा निर्यात। और अगला, आयातों की तुलना में निर्यातों के बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के खाली स्थान में परिवर्तित होगी, तो यहाँ पर पक्ष में, देश के पक्ष में परिवर्तित होगी। सत्य असत्य में देखिए, पहला, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में होती है, सत्य। दूसरा देखिए, पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है, सत्य। तीसरा जो आएगा हमारा, यदि देशवासी विदेश में स्टॉक शेयर्स क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है, तो देश के विपक्ष में हो जाती है, बिल्कुल सही है। और वस्तु का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, ये असत्य है। पांचवा देखिए, व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल है, असत्य है। और भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। भुगतान संतुलन का जो संबंध हो जाएगा अदृश्य मदों से हो जाएगा। दूसरा, व्यापार संतुलन का जो संबंध हो जाएगा दृश्य मदों से हो जाएगा। चालू खाते की जो मद हो जाएगी वो बीमा कहलाएगी। पूंजी खाते की जो मद है उसे हम विनियोग कहेंगे। लोचशील विनिमय जो दर होगी उसे हम बाजार में मांग पूर्ति द्वारा निर्धारित करेंगे। और स्थिर विनिमय दर जो होगी वो सरकार के द्वारा निर्धारित हो जाएगी। एक वाक्य में उत्तर की बात करते हैं, और जिसे हम आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को किस में शामिल करेंगे? तो व्यापार संतुलन में शामिल करेंगे। जब एक भारतीय अमेरिका में शिक्षा पर व्यय करता है तो यह मद भारत के लिए क्या है? तो चालू मद के अंतर्गत इसको लिया जाएगा। और भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीयों की आय कैसी हो जाएगी? भारतीयों की आय तो कम हो जाएगी। और भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों उत्पन्न होती है? तो यहाँ विदेशी वस्तु को एवं सेवाओं के भुगतान के लिए यहाँ पर हो जाएगी। और अगला देखिए, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष में किसमें हो जाती है? तो यहाँ पक्ष में हो जाती है। और बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? तो लोचदार विनिमय दर कहलाती है। तो ये थे आज के हमारे इस अर्थशास्त्र के कक्षा 12वीं का संपूर्ण हल जो आपके सामने हमने रखा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।